है कि हम मुसलमानों की, गरीबों की, दलितों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप देखिए, सत्ता में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा ये दूसरी बात है। हम ये कह रहे हैं कि सत्ता में जो भी बैठेगा आप उस कुर्सी का एक पाया बन जाइए। हमें सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। हम का मतलब एमआईएम को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं चाहिए, मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि मुसलमानों को आप आरक्षण दीजिए, 15% मुसलमान है, आप 10% आरक्षण मुसलमानों को दे दीजिए। आईएमआईएम के वकील रशीद पूर्व प्रत्याशी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। आज की जो अब ये फैसला आया है, राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, देश के प्रधानमंत्री कर चुके हैं, लेकिन वहीं असुद्दीन ओवैसी ने भी यह बयान दिया है कि मस्जिद हमारी थी और रहेगी। तो क्या लगता है कि मंदिर मस्जिद से मुसलमान बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? देखिए, बात मंदिर मस्जिद की नहीं है, बात इंसाफ की है। बात इंसाफ की है। जब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे, आप, क्योंकि आपसे उम्मीद इस वजह से करें क्योंकि आप उसकी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आप नहीं बैठो तो आपसे नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो जब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे तब तक तो जो नाइंसाफ़ी अगर हो रही है तो लोग तो उस पर बोलेंगे ही, और हमेशा बोलेंगे। लोकतंत्र है और लोकतंत्र जिंदा रहे तो इसी वजह से भी है। अगर लोगों ने बोलना बंद कर दिया तो डिक्टेटरशिप बन जाएगी, राजशाही निज़ाम आ जाएगा। अब तो वैसे ही सिंगोल विंगोल जो है पार्लियामेंट में लगा दिए गए हैं, है ना, जो राजशाही और बादशाह और राजा का, महाराजा का एक निशान होता था वो रखा है वहाँ पर। तो ये तो चाह रहा है कि यहाँ पर राजसत्ता आ जाए, और राजसत्ता आ जाए और लोग जमींदारी सिस्टम दोबारा आ जाए और पता नहीं क्या क्या दोबारा आ जाए। वो अपना प्राचीन में जी रहे हैं सारे के सारे। वो प्राचीन काल लेके आना, पता नहीं कौन सा प्राचीन काल है वो लेके आना है, लेकिन वो सब उसमें लगे हुए हैं सारे के सारे। और उसमें जब वो प्राचीन काल आ जाएगा तो उस प्राचीन काल के अंदर सबसे ज़्यादा जुल्म किसके ऊपर हुए थे वो मनुस्मृति पढ़ लें। वो तो तभी की प्राचीन काल की तो है वो मनुस्मृति। तो वो पढ़ लें कि भाई प्राचीन काल में क्या क्या हुआ था, वो उसमें देख लें कि जब प्राचीन काल वापस लौट के आता है तो अपने साथ वो क्या क्या बाय प्रोडक्ट लेके आता है ना। वो शूद्रों पे जुल्म लेके आता है, वो औरतों की इस्मतदारी लेके आता है, वो एक जुल्म लेके आता है, वो ज़मींदारी लेके आता है, वो ज़मीनों पे कब्जे लेके आता है, वो घरों को आग लगाने के लिए मशाल लेके आता है, तो वो सब चीज़ें लेके आता है। तो वो लोग उसमें जी रहे हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम देशभक्त हैं। हम चाहते हैं कि भारत एक प्रोग्रेसिव और एक लिबरल देश रहे, एक सेकुलर देश रहे, ताकि वो दुनिया की सभ्यताओं के साथ, दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। वो प्राचीन काल से तो चल नहीं सकता, क्योंकि प्राचीन काल में रथ था, अब मेट्रो है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब वो पैकेज ये लेना चाह रहे हैं तो वो ले लें, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो पैकेज लें, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम भी उस रथ पे जाके बैठ जाएं। हम चाह रहे हैं हम मेट्रो में बैठें, हम एरोप्लेन में बैठें, हम चांद पे जाएं, हम मार्स पे जाएं। वो चाह रहे हैं हम प्राचीन काल में जाएं। तो ये बड़ा फ़र्क हो गया। तो हमें तो उम्मीद है कि उनको सद्बुद्धि दे दे उन सब लोगों को। और जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल करने की नहीं सारी बातें कर रहे हैं। असल में मैं ये देख रहा हूँ कि एआईएमआईएम के लोग जो है लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरा देश जो है राम में है। लोग कह रहे हैं कि राम राज्य आ गया है, लेकिन ऐसा विरोध क्यों कर रहे हैं एआईएमआईएम के? मुसलमान होने की वजह से? भाई, राम राज्य अगर आएगा तो राम राज्य की आपको चीज़ें बतानी पड़ेंगी ना। राम राज्य में क्या क्या था हमें तो नहीं मालूम। भाई, हमें तो उसमें ये मालूम है कि जब राम राज्य आया था तो शंभुक की हत्या कर दी गई थी, इसी वजह से, क्योंकि उसने ज्ञान हासिल कर लिया था और शंभुक शूद्र था। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि किसी ने तरमीम किया है उसको कि खुदा का शुक्र है कि हम मोमिनों में, खुदा का शुक्र है कि हम मोमिनों में कोई शंभुक का कातिल नहीं है। तो जब राम राज्य आएगा तो ये भी शंभुक की हत्या भी होगी। तो हम तो नहीं चाहते शंभुक की हत्या हो। और अगर उन्होंने राम राज्य में ये तरमीम कर दी है या अमेंडमेंट लेके आ गए हैं कि हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, तो फिर वो राम राज्य कब रहा? जो बकौल उनके, हमें नहीं पता, जो उन्होंने अपनी उनकी किताबों के हिसाब से। देश संविधान से चलेगा, इन सब बातों से नहीं चलेगा। पूरा देश जो है, स्कूल हुए, फ्लाइट हुई, सब जगह जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम बोला जा रहा है, जय श्री राम के गुणगान हो रहा है। आप विरोध पे क्यों? हाँ, हम 2 मिनट की नमाज पढ़ लेंगे तो आप बस ड्राइवर को निलंबित कर देंगे। हम 2 मिनट की नमाज पढ़ लेंगे
तो आप उस जिस ड्राइवर ने कंडक्टर ने गाड़ी रोकी थी उसको इतना टॉर्चर करेंगे कि वो आत्महत्या कर लेगा। आप फ्लाइटों में गरबा खेलेंगे, आप एयरपोर्ट पे गरबा खेलेंगे, ये धार्मिक कार्य नहीं कर रहे हैं आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, किसी पे कार्रवाई हुई? भाई मुसलमानों ने किसी मुसलमान ने किसी मॉल में नमाज पढ़ ली, प्राइवेट मॉल था, आपने लोगों को ढूंढ पर मुकदमा दर्ज कर दिए, ढूंढ के कि तुमने 2 मिनट की नमाज पढ़ी कैसे, जबकि वो किसी को अवरोध नहीं कर रहे थे, वो साइड में कहीं भी नमाज पढ़ रहे थे, 2 मिनट की नमाज होती है। और अब 2-2 3-3 घंटे जो है वो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। तो अब आप ये मैसेज दे रहे हैं ना कि हम लोग इंसाफ पसंद नहीं है, हम लोग एक तरफा हैं, हम एक तरफा हैं। ये आरोप किस पे लगा रहे हैं आप एक तरफा? सरकार पर। सरकार के पास ही तो ताकत है, सरकार के पास ही तो पुलिस है। भाई हम तो प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करेंगे कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, आप रहते हैं, आप 4 किताबें पढ़ के आते हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पढ़ लिख कर आते हैं। ये सरकार में जो नेता हैं ये पढ़ लिख के नहीं आते, ये तो झूठे और सच्चे वादे करके आ जाते हैं, जुमलेबाजी करके आ जाते हैं। लेकिन जो हमारा प्रशासन है, हमारी हमेशा उनसे अपील रहती है कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप 4 किताबें पढ़ के आए हैं, आपको भारत का इतिहास मालूम है, आपको भारत की जो विविधता है आप उसको मालूम, आप जानते हैं उन सब चीज़ों को, तो आप नाइंसाफ़ी न होने दें। जो गलत हो रहा है आप उस पर मुकदमा दर्ज करें, आप तो करें कम से कम। सरकार तो करती रहेगी, सरकार के दबाव में कब तक काम करेंगे? सरकार के दबाव में काम करना शुरू कर दिया है इस जो अभी है सिस्टम, तो उससे तो हालात खराब ही हो रहे हैं ना। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सरकार में एक बदलाव आए, और वो बदलाव तभी आएगा जब एक वैचारिक बदलाव आएगा। आप नारे लगाते रहिए, आप बीजेपी, मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ कि आप जो है वो बीजेपी को हराने के लिए जोर लगाते रहिए, बीजेपी ऐसे नहीं हारेगी। क्यों नहीं हारेगी? उसका एक लॉजिक है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो एक पैकेज दे रहे हैं, हिंदुओं को एक पैकेज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बना दूंगा, मैं तुम्हें गैस सिलेंडर दे दूंगा, मैं तुम्हें राशन दे दूंगा। नितिन गडकरी कह रहे हैं मैं सड़कें चौड़ी कर दूंगा, और वो कर भी रहे हैं। तो ये बहुत सी एक पैकेज है, ये विकास का पैकेज है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं देखो मैं 370 हटा दूंगा, मुसलमानों की चूड़ी एक टाइट कर तो दी। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, 370 लगा के मुसलमानों की एक चूड़ी टाइट कर दी, बकौल उनके जो उनको लगता है। फिर उस पैकेज में है कि हम राम मंदिर बना देंगे, बना दिया, एक चूड़ी और टाइट कर दी। अब सीए जो लागू होने वाला है, हाँ, अब सीए की उन्होंने जी वो मार्च में कह रहे हैं कि हम उसकी नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, उसकी जारी हो जाएगा सारा जो सीए का है, तो वो मुसलमानों की एक चूड़ी और टाइट करेंगे। ठीक, तो इस एक तरफ तो ये पैकेज है, एनआरसी भी है, फिर उसमें यूसीसी भी है, 3 तलाक भी आ चुका, उसके अंदर बहुत कुछ हो चुका उसमें। अब दूसरी तरफ जो पैकेज है जो राहुल गांधी एंड कंपनी लोगों को दे रहे हैं, वो क्या पैकेज है? वो पैकेज सिर्फ इतना सा है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और आप मुझे वोट दें, मैं बेरोजगारी ख़त्म कर दूंगा। तो लोगों ने पलट के अगर उनसे ये कहें कि भाई आप एफिडेविट जमा करें कि आप सारी देश की बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे या आप सारी महंगाई ख़त्म कर देंगे, तो राहुल गांधी और कंपनी जो है ये कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है ये ऐसा होता नहीं है। शायद आप राहुल गांधी के भी विरोधी हैं, और मैं देखता भी हूँ असुद्दीन ओवैसी के बयानात, तो वो भी उन पर हमलावर रहते हैं हमेशा। लेकिन असुद्दीन ओवैसी को भड़काऊ भाईजान भी कहा जाता है, ये आपको शायद मालूम भी होगा। लेकिन मैं वही कहूँगा कि राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, लोगों को न्याय दिला रहे हैं, लेकिन उन पर भी हमला हो जाता है, उसको कैसे देखते हैं आप? तो ज़किया जाफरी और जो हैं जिनकी विधवा हैं वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस के, तो उन्होंने उनको न्याय दिला दिया। अगर दिला दिया हो तो बता दें। गुजरात में जिनको जलाकर, जिनके घर को जला गया, उनको जलाया गया, जाफरी साहब को जलाया गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस के, और टुकड़े कर दिए गए, फिर उनको जिंदा जला दिया गया। तो राहुल गांधी ने उनको न्याय दिला दिया है? अगर दिला दिया है तो बता दें। तो उनकी जो न्याय यात्रा है वो बेवजह है। मुरादाबाद में 1980 में निहत्थे नमाजियों पर गोली चला के लोगों को मार दिया गया, उसमें अब सक्सेना रिपोर्ट पेश हो चुकी है। तो कांग्रेस की सरकार थी ना, तो जो लोग मरे उसके अंदर और जो लोग शहीद हो गए उसके अंदर, बच्चे भी थे उसके अंदर, तो राहुल गांधी की कांग्रेस ने उसको, उन लोगों को न्याय दिला दिया है? अगर दिला दिया है तो हमें बता दे। ये आप न्याय किसके लिए मांग रहे हैं? ये न्याय अपने नहीं मांग रहे होंगे,
अच्छा ये बताइए, AIMIM के ऊपर एक तमगा भी है कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो आप बीजेपी का रास्ता क्लियर करते हैं या फिर कांग्रेस के लिए कुछ रास्ते बना रहे हैं? देखिए, हम किसी का रास्ता, हम किसी की टीम नहीं है, हम तो जनता की टीम है और हम अपना रास्ता बना रहे हैं। हाँ। हम अपना रास्ता बना रहे हैं। अब हमारे रास्ता बनाने में उनके रास्ते पतले हो रहे हैं तो हम इसमें क्या करें? किसके पतले हो रहे हैं रास्ते? जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम बी टीम है या सी टीम है या डी टीम है या जो कुछ भी है, तो इस बात से हमारा मतलब नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इतनी बड़ी बात कही थी कि भाई आइए आप, मैं मस्जिद में खड़े होकर आप आइए, आप कहिए ये बात, ये आखिरत में हम गिरबान पकड़ेंगे ना उन लोगों का, जो मुसलमान हमारे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम उनका गिरबान पकड़ेंगे ना आखिरत में कि तुमने हमारे पर इल्ज़ाम लगाया था, तुम सबूत तो दे दो इसका, ये तो दुनिया में दे दो तो आखिरत में बच जाओगे, ठीक, वरना आखिरत में तो अल्लाह पाक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ठीक, हमारा काम ये है कि हम मुसलमानों की, गरीबों की, दलितों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप देखिए, सत्ता में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा ये दूसरी बात है। हम ये कह रहे हैं कि सत्ता में जो भी बैठेगा आप उस कुर्सी का एक पाया बन जाइए। हमें सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। हम का मतलब MIM को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं चाहिए, मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि मुसलमानों को आप आरक्षण दीजिए, 15% मुसलमान है, आप 10% आरक्षण मुसलमानों को दे दीजिए पूरे देश में, कि अगर 100 DM बनते हैं तो 10 DM मुसलमान होने चाहिए, अगर 100 चपरासी बन रहे हैं तो 10 मुसलमान भी होने चाहिए। हम इससे भी इतना कह रहे हैं। हमें देखिए, अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को वोट देने से अगर इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बनता है तो मुसलमानों को कांग्रेस को वोट देना चाहिए। एक उसूली बात कर लेते हैं। इंडिया अलायंस में क्यों नहीं गए फिर आप? हम क्या नहीं गए? उन्होंने ना तो ओवैसी साहब को बुलाया। जितनी मुस्लिम इंडिपेंडेंट लीडरशिप है वो बड़ा इससे घबराते हैं। हाँ, बोले नहीं नहीं नहीं, ये खड़ा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ये तो नीचे बैठी रहे, अंगूठे के नीचे रहे हमारे। ना ओवैसी साहब को बुलाया। बदरुद्दीन अजमल साहब जो असम के अंदर 17 विधायक हैं जिनके AIUDF के, क्या वो इंडिया अलायंस में शामिल हैं? नहीं है। केरल में मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसके अपने 15-16 विधायक हैं, लगातार वो कांग्रेस के साथ सरकार ही बनाते रहे, क्या वो इंडिया अलायंस में शामिल है? आप एक बार दिखा दिए, किसी एक स्टेज पे दिखाई दिए हो तो क्या लगता है कि AIMIM के जितने भी ये मुस्लिम पार्टियां हैं तो एक झंडे के नीचे आएंगी? मैं तो क्या अब असदुद्दीन ओवैसी तैयारी करेंगे इसकी? देखिए, हमारी जो समझ है, हमारी जो ख्वाहिश है वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, KCR साहब हों, मायावती जी हों, और मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो, बदरुद्दीन अजमल साहब हों, और भी बहुत से लोग हैं इसके में, बीजू पटनायक और बहुत से लोग हैं, वो सब लोग एक तीसरे मोर्चे की तरफ आएँ, एक तीसरे मोर्चे की फोर्स बनाएं, और हमारी ख्वाहिश है कि इस देश की प्रधानमंत्री जो है वो एक दलित महिला होनी चाहिए, जैसे मायावती जी हैं। बहन जी को, मायावती जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए इस देश का, ये हमारी ख्वाहिश है। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगी वो लोकसभा का 2024 में? नहीं, ठीक है, अभी तो अधिसूचना भी नहीं आई है, अभी तो खाली एक बयान आया है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि और कैसा बयान देंगी वो? अभी एक बयान आया है और बहुत अच्छी राजनीतिक हैं वो, उनको मालूम है कि कहाँ पे क्या बयान देना चाहिए, बिल्कुल ठीक बयान दिया उन्होंने। लेकिन अभी कोशिश चल रही है, अभी तो हम भी इंडिपेंडेंट, अभी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी अकेले लड़ रही है, अजमल साहब भी अकेले लड़ रहे हैं, वो ठीक है अभी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो कि जिसमें तीसरा मोर्चा एक फोर्स बन के उभरे, और फिर तीसरा मोर्चा जो है डिसाइड करे किसकी सरकार बनेगी। तभी जब ये, क्योंकि देखिए जो तीसरा मोर्चे की सरकार होगी ना, जो दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की सरकार होगी, यही असल सरकार है, क्योंकि इसी में ही असली रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। बाकी जगह तो बस एक ही तबके की हुकूमत है, कहीं पे यादव की हुकूमत है, खाली मुसलमान वोट देते चले जाएंगे, यादव जी जीतते चले जाएंगे, मलाई वो खाते चले जाएंगे, हमें मट्ठा भी नहीं मिलेगा, है ना। वो शिक्षा हासिल करेंगे, हम रिक्शा हासिल कर रहे हैं मुसलमान। तो ये तो एक तबके की हुकूमत है, हम नहीं चाहते एक तबके की, हम चाहते हैं कि हुकूमत जो आए वो सबके रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर शामिल हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वकी रशीद साहब थे ये, जो बेबाकी से अपना अंदाज़ रखते रहे हैं और AIMIM के ये पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। अब 2024 में क्या निर्णय आएगा, पार्टियां कैसे चुनाव लड़ेंगी, अलग अलग होंगी या फिर दलित, पिछड़े और ओवैसी और मुस्लिम सब एक साथ आएंगे, ये अभी 2024 के वक्त है चुनाव का। कैमरा पर्सन उर्मान के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।